Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I am Mentor Prashant Kare, ex-class 2 officer of ICG, and this year I am appearing for UPSC interview. इसके पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा था। आप गवर्नर पढ़ने से पहले प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो भी प्रोविजंस है वो काफ़ी सिमिलर है, जो भी फंक्शंस है वो काफ़ी सिमिलर होती है गवर्नर के। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रेसिडेंट वीडियो देख लीजिए एक बार, और उसके बाद में गवर्नर पढ़ने के लिए आइए। तो अभी हम शुरू करते हैं गवर्नर। तो क्या दिया है, पढ़िए। द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ स्टेट होता है। पूरे कंट्री के बारे में हम प्रेसिडेंट में स्टेट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त इस स्टेट का मीनिंग है जो भी स्टेट रहेगा, जैसे महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट। तो गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जिस स्टेट में वो काम करता है वहाँ का वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो अगर गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है तो आप एक बात मुझे बताइए कि सीएम मतलब मुख्यमंत्री, वो स्टेट का क्या होता है? तो वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हर स्टेट में जो भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो हर स्टेट का हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और बात करें हेड ऑफ स्टेट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो होता है गवर्नर। और पूरे देश का हेड ऑफ स्टेट कहे तो प्रेसिडेंट होता है। और हमारे देश का मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो ये चीज़ बात में या ध्यान में रखिए कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। बट लाइक अ प्रेसिडेंट ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। उसमें दिया है कि प्रेसिडेंट की तरह वो होता है, लेकिन वो नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है। उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं है। प्रेसिडेंट के हाथ में भी पावर्स नहीं है, वो कैबिनेट जो बताएगा वही काम करता है। तो ये गवर्नर भी सेम वही है। तो नॉमिनल हेड है, रियल पावर्स इसके हाथ में नहीं है। इसे टिटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। द गवर्नर also acts as an agent of central government. Therefore, the office of governor has a dual role. तो गवर्नर किस तरह से काम करता है? एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तरह से बात करें तो इसको जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट देता है, और कैबिनेट के कहने पे देता है। सो ये काम करेगा सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट की विश है तब तक ये अपनी पोस्ट पे रहेगा। तो इस तरह से तो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसका जो ऑफिस है उसका डुअल रोल है, स्टेट में भी काम करना है और सेंट्रल की तरफ रिस्पॉन्सिबल रहना है उसे, इसलिए इसे कहा जाता है डुअल रोल का ऑफिस है उसका, याद में रखिए। आगे, usually there is a governor for each state, but the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitated the appointment of the same person as a governor or of for 2 or more states. पहले तो गवर्नर जो था वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता था, लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कब आया था? इस साल याद में रखिए, और ये अमेंडमेंट भी याद में रखिए। कभी कभी पूछते हैं कि कौन से अमेंडमेंट ने 2 और मोर स्टेट के लिए एक ही गवर्नर अपॉइंट करने का प्रोविज़न ऐड किया था। तो वो था 7th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने ये कहा कि एक ही पर्सन, सेम पर्सन एज अ गवर्नर रह सकता है 2 या उससे ज़्यादा स्टेट में। एक से ज़्यादा स्टेट में, दो से ज़्यादा स्टेट में, या 3 तक स्टेट में, या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाएगा, और वो 2 या 3 स्टेट के लिए काम कर सकता है अब। ठीक है,
तो वो पहले प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से ये शुरू हो गया। तो आगे देखिए, अब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से होता है। द गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज इज द केस विद द प्रेसिडेंट। इसका मीनिंग है कि गवर्नर नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है, उसको एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो इलेक्ट करते हैं उसे। लोग सीधे तौर पे नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते, लेकिन इसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमने लोकसभा या विधानसभा में भेजे हैं, वो लोग सीधे तौर पे उसे सिलेक्ट करते हैं या उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोग भी स्टेट के उसे इलेक्ट नहीं कर सकते, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा या राज्यसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बॉडी नहीं कि उसे इलेक्ट करे, लेकिन सीधे तौर पे उसको अपॉइंट किया जाता है। बात करें तो क्या बात करें तो उसके बारे में, इसको सीधे तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्शन नहीं है। आगे, he is appointed by the president by warrant under his hand and seal। ये बात याद रखनी, is appointed by president by warrant under his hand and seal। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, और उस पर जो सील और सिग्नेचर होता है उस पर अपॉइंटमेंट पे, वो प्रेसिडेंट का होता है। ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979 the office of governor of state is not an employment under the central government. It is independent constitutional office. It is not under control of or subordinate to the central government। ये कहने की बात है, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1979 में कहा था कि हाँ, इसको ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती होगी, लेकिन ये कोई मतलब नौकर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उसकी सभी चीज़ें माने, सभी बातें माने इसकी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक पोस्ट है, और उसके ऑफिस की तरफ इसने लॉयल रहना चाहिए। अपनी ऑफिस की तरफ उसने लॉयल रहना चाहिए, ना कि फालतू की तरह काम करना है उसे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर पे, और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है वैसे ही काम करता हुआ आज का गवर्नर हमें दिखता है। आगे देखो, क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशंस क्या है, ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो पहली क्वालिफिकेशन होती है, हर एक मेंबर के लिए ये क्वालिफिकेशन होती है। तो इसके लिए भी ये है, ही शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक चाहिए। ही शुड बी कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। एज की उसने 35 ईयर्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए गवर्नर होने के लिए। उसके बाद में 2 कन्वेंशन हैव आल्सो डेवलप्ड इन दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स। कुछ कन्वेंशंस मतलब संविधान में नहीं दिया, लेकिन कुछ कन्वेंशंस है और डेवलप हुई है। उसके अनुसार कुछ गवर्नर का अपॉइंटमेंट या उसके बारे में काम किया जाता है। तो क्या कन्वेंशंस है, पहले देखेंगे हम। पहला कन्वेंशन है, ही शुड बी आउटसाइडर, दैट इज़ ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड, सो दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स। जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करना है, उस स्टेट का वो नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि अगर वो मध्य प्रदेश का है, उसका रेसिडेंट है, मतलब वो वहाँ का है रहने वाला, और उसे गवर्नर अगर अपॉइंट करना है तो मध्य प्रदेश में नहीं करना है उसे, ठीक है, क्योंकि उसे लोकल पॉलिटिक्स से दूर रखना है, या लोकल पॉलिटिक्स में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे दूर रखना है उस स्टेट से। तो दूसरे स्टेट में उसको अपॉइंटमेंट देना है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
दिया जाता है कई बार, जिस स्टेट का है वहाँ भी उसे अपॉइंट किया जाता है। आगे देखिए सेकंड कन्वेंशन क्या है। while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of state so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. However, both the conventions have been violated in some of the cases. इसका मीनिंग ये है कि हाँ ज़रूर कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट ने जब भी उसको अपॉइंट करना है तब जिस स्टेट में उसको अपॉइंट किया जा रहा है वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करनी है प्रेसिडेंट ने, और उसे बताना है कि मैं इस इंसान को गवर्नर एज अपॉइंट कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल क्या है इसके बारे में। तो उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए प्रेसिडेंट ने उस चीफ मिनिस्टर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार इस कन्वेंशन का वायलेशन होता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, ठीक है। आगे देखिए टर्म, इसके टर्म क्या है, टर्म के बारे में। अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, वैसे तो 5 साल के लिए उसकी टर्म होती है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 years इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो 5 साल के लिए है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट कहेगा कि और इसको अपॉइंट करना है तो फिर से भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कितना टर्म है तो 5 years का है, लेकिन ऑन द विश ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये आगे भी काम कर सकता है। फर्दर ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। वो रिजिग्नेशन किसको देता है, तो अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने तो ये रिजिग्नेशन भी देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। Resignation letter. The Supreme Court held that pleasure of president is not justifiable. The governor has no security of tenure and no fixed term of office. He may be removed by president anytime. मतलब अगर उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है कभी भी तो कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं कह सकता कि मुझको प्रेसिडेंट ने क्यों रिमूव किया है, मैंने कुछ भी वायलेशन नहीं किया, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया, तो जस्टिसेबल ही नहीं किया उसे। कोर्ट में जाके वो बोल भी नहीं सकता बेचारा कि मुझे निकाला क्यों गया है। तो एट एनी टाइम उसको कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है ऑन प्रेसिडेंट विश, मतलब वो काम ही करता है प्रेसिडेंट के विश पे, वो जीता ही है प्रेसिडेंट जैसे कहता है वैसे। आगे पावर्स एंड फंक्शंस, ये लास्ट टॉपिक है। इसको डिटेल में भी हम बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट में भी हमने इसको पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा ही इसमें ले रहा हूँ। गवर्नर पजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर्स। कौन कौन सी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल है, ठीक है। ये 4 पावर्स है। मोर और लेस एनालॉगस टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की जैसे पावर्स है वैसी है, काफ़ी मतलब फैमिलियर है जैसे मैंने बताया था। इसलिए आप एक काम कीजिए, प्रेसिडेंट पहले पढ़िए और बाद में ही गवर्नर लीजिए, आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा। हाउएवर ही हैज़ अ नो डिप्लोमेटिक मिलिट्री इमरजेंसी पावर्स लाइक प्रेसिडेंट, जैसे डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट को, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी लगा सकता है, नेशनल, फाइनेंशियल, प्रेसिडेंशियल रूल, तो ये पावर्स नहीं है गवर्नर को, ठीक है, ये याद में रखिए। लेकिन बाकी फैमिलियर है। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, पहले तो क्या है एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आएगा, जैसे कि गवर्नर काम करता है स्टेट में, तो स्टेट की जो विधानसभा है वहाँ पे जो बिल पास होगा वो असेंट गवर्नर से लेना पड़ेगा, तब जाके ये एक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसको ये भी पावर है कि वो नकार सकता है उस बिल को, उसको मतलब पॉकेट वेटो तक रख सकता है, उसको वेटो करके रख सकता है, वेटो पावर यूज़ कर सकता है वो, या असेंट भी दे सकता है। मनी बिल होगा तो उससे पहले उसको रिकमेंडेशन लेनी होगी, उससे पहले पूछना होगा कि हम मनी बिल लाने जा रहे हैं, तो पूछ के रखेंगे प्रेसिडेंट की तरह। बाद में
वो चाहे तो असेंड दे सकता है, और जो भी बिल उसके पास दोबारा आएगा उसे असेंड देना ही पड़ेगा, और जनरली मनी बिल को तो वो असेंड दे ही देता है। लेजिस्लेटिव पावर में ये आता है। सॉरी, मैंने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव अलग है, ये मैंने अब बताया जो वो सब लेजिस्लेटिव पावर था। ठीक है, ये सब मैंने बताया, वो सभी लेजिस्लेटिव पावर्स थे। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है, कैसे काम करे, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑल जो रहेंगे स्टेट के, वो सभी इसके नाम से होते हैं। लेजिस्लेटिव में हमने देखा। फाइनेंशियल में भी वही है कि जैसे मैंने बताया, मनी बिल या कोई फाइनेंशियल बिल है तो उससे पूछ के वो रखेंगे आगे। और जुडिशियल पावर्स की बात करें तो जुडिशियल पावर्स भी काफ़ी प्रेसिडेंट की तरह है। वो मतलब माफ़ कर सकता है किसी को रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट, ये सभी जो है प्रोविजंस, जो भी पैरडोनिम पावर्स है प्रेसिडेंट की, उसी की तरह है। लेकिन अगर उसको फांसी होने वाली हो, किसी को फांसी होने वाली हो, तो वो फांसी को मतलब पूरी तरह से बरी नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है। हाँ, उसको दूसरी चीज़ में म्यूटेट मतलब कम्यूटेशन कर सकता है, उसका चेंज कर सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बरी नहीं कर सकता। और मिलिट्री कोर्ट ने कोई सज़ा दी हो तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी रिस्पाइट, रिमिशन, ये जो है और सभी केस प्रेसिडेंट की तरह ये भी काम कर सकता है। तो ये सभी थे हमारे गवर्नर के बारे में। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू।